थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है। हमारी आज की मूवी है साल 2014 की कोल्ड इन जुलाई। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1989 में ईस्ट टेक्सास से। एन नाम की एक लेडी देर रात को एक आवाज से उठ जाती है और वो अपने हस्बैंड रिचर्ड को भी उठाती है। उन्हें फील होता है कि कोई उनके घर में घुस आया है। रिचर्ड एन को अपने बेटे के साथ रहने को कह के अपनी रिवॉल्वर निकाल के बेहद केयरफुली उस आवाज को फॉलो करता है। रिचर्ड देखता है कि अंधेरे में एक मास्क पहना हुआ चोर उसके घर के ड्राइंग रूम में एक टॉर्च के साथ कुछ ढूंढ रहा है और रिचर्ड उस चोर को डराने के लिए उस पे शूट करता है। एन घर की लाइट्स ऑन करती है और वो दोनों देखते हैं कि रिचर्ड की गोली उसे आंख पे लगी है और वो आदमी गोली लगने से उनके सोफे पे मरा पड़ा है। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां आ जाती है और उनके शहर का पुलिस चीफ रे रिचर्ड से कहता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया है क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस में एक चोर पे फायर किया था जो उनके घर में घुस आया था। और रे रिचर्ड को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और उसे रिलीज कर दिया जाता है। रिचर्ड को पुलिस से पता चल जाता है कि जिस चोर को उसने मारा है उसका नाम फ्रेडी रसल था, जो एक वांटेड आदमी था। और वो घर आके अपनी वाइफ के साथ अपने घर का ड्राइंग रूम साफ करता है और अपने घर से फ्रेडी का सारा खून क्लीन करता है। रिचर्ड बेहद बुरा फील कर रहा होता है कि उसने किसी की जान ले ली और वो बेहद गुस्से में रहने लगता है। फ्रेडी की डेड बॉडी क्लेम करने कोई नहीं आया होता, इसीलिए शहर के म्युनिसिपल लोग उसे एक ग्रेवयार्ड में दफनाने जा रहे होते हैं और उसका ब्यूरियल देखने रिचर्ड भी वहां आता है। रिचर्ड फ्रेडी को दफन होता देख रहा होता है जब एक आदमी उसकी कार के पास आके उसे चौंका देता है। इस आदमी का नाम बेन रसल होता है जो फ्रेडी का फादर है और वो कुछ दिन पहले ही पैरोल पे जेल से बाहर आया होता है। ये जान के कि बेन कौन है, रिचर्ड उससे फ्रेडी को मारने के लिए माफी मांगता है, पर बेन कहता है कि जैसे रिचर्ड ने उसके बेटे को मारा है वैसे ही वो रिचर्ड के 7 साल के बेटे नॉर्मन को मार देगा और उसकी इस धमकी से रिचर्ड बेहद डर जाता है। रिचर्ड एन को फोन करके फौरन पुलिस स्टेशन आने को कहता है और वो तुरंत अपने बेटे नॉर्मन के स्कूल जाके उसे पिक करता है और बाहर आते हुए वो देखता है कि वो बेन नाम का आदमी उसके बेटे के स्कूल के बाहर खड़ा स्माइल कर रहा है। रिचर्ड अपने बेटे और बीवी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और रे से हेल्प मांगता है, पर रे कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। रे रिचर्ड से कहता है कि बेन 20 सालों बाद पैरोल पे बाहर आया है और सिर्फ एक धमकी की वजह से पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। रिचर्ड जब स्टेशन से घर आता है तब वो देखता है कि उसके घर का लॉक टूटा पड़ा है और वो एन और नॉर्मन को कार में रहने को बोल के अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ नॉर्मन के बेड के पास उसे कई सारे जिंदा कारतूस मिलते हैं और वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। रे और उसके शहर के बाकी पुलिस वाले अब रिचर्ड को सीरियसली लेने लगते हैं और वो सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस वाला रिचर्ड के घर में अपॉइंट करते हैं और थोड़ी दूर से वो उसके घर पे भी नजर रखने लगते हैं ताकि बेन अगर वहां आए तो उसे अरेस्ट किया जा सके। पर बेन शाम से ही रिचर्ड के घर के एक क्रॉल स्पेस में छिपा होता है और रिचर्ड और एन के सोने के बाद वो वहां से बाहर आ जाता है। बेन उस पुलिस वाले को मार के रिचर्ड के बेटे के कमरे में घुस जाता है। कुछ देर के बाद रिचर्ड भी बारिश की आवाज से उठ के अपने बेडरूम से बाहर आता है और उस पुलिस वाले को मरा हुआ देख के वो शोर मचा देता है और अपने बेटे के रूम का दरवाजा नॉक करने लगता है जो अंदर से बंद होता है। बाहर छिपी पुलिस भी आवाज सुन के अंदर आ जाती है और रिचर्ड अपने बेटे के रूम का दरवाजा तोड़ के देखता है कि वो ठीक है और बेन खिड़की से भाग निकला है और रे समेत सभी पुलिस वाले उसके पीछे जाते हैं और रिचर्ड के घर की सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाती है। रिचर्ड और उसकी फैमिली इस इंसिडेंट से बेहद डर जाते हैं और अगली सुबह रिचर्ड को पुलिस का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि बेन मेक्सिको भाग रहा था और बॉर्डर पे पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। बेन के पकड़े जाने की न्यूज से रिचर्ड बेहद खुश होता है और उसे इस केस को क्लोज करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस रिपोर्ट पे साइन करते हुए रिचर्ड को फ्रेडी रसल का एक वांटेड पोस्टर मिलता है, पर फ्रेडी वो आदमी नहीं होता जिससे उसने उस रात को शूट किया था। रिचर्ड उस डिटेक्टिव रे को कहता है कि फ्रेडी की शक्ल उस चोर से काफी अलग लग रही है जिसे उसने शूट किया था, पर रे कहता है कि उस रात को रिचर्ड शॉक में था और हो सकता है कि उसकी मेमोरी उसे धोखा दे रही हो क्योंकि फ्रेडी वही आदमी है। रिचर्ड को रे की बात पे बिलीव नहीं होता क्योंकि उसे यकीन होता है कि जिस आदमी को उसने शूट किया था और जो आदमी वांटेड पोस्टर पे है वो दोनों ही अलग अलग हैं। अपने घर जाके भी उसे रात को नींद नहीं आती और वो समझ नहीं पाता कि रे आखिर उस चोर के बारे में झूठ क्यों बोल रहा है। वो अपने घर से रे को पुलिस स्टेशन में कई बार फोन करता है, पर रे कहता है कि वो बस कंफ्यूज है और पुलिस से फ्रेडी को पहचानने में कोई गलती नहीं हुई है। रिचर्ड रात को ही रे से मिलने पुलिस स्टेशन चला जाता है, पर अपनी कार पार्क करते वक्त वो देखता है कि रे कुछ पुलिस वालों के साथ उस बेन नाम के आदमी को बाहर लेके जा रहा है, जिसका मतलब बेन कल से ही उन्हीं लोगों की कस्टडी में था। रिचर्ड समझ जाता है कि पुलिस वाले उसे पूरा सच नहीं बता रहे, इसीलिए वो साइलेंटली रे और उन पुलिस वालों को फॉलो करने लगता है। काफी दूर तक उन्हें फॉलो करने के बाद वो देखता है कि रे और कुछ पुलिस वाले बेन को कार में से जबरदस्ती बाहर निकालते हैं और उसे एक नीम का इंजेक्शन लगाने के बाद वो उसके मुंह और बॉडी पर
शराब छिड़क के उसे एक रेलवे लाइन पे छोड़ के चले जाते हैं ताकि बेन ट्रेन के नीचे आके खत्म हो जाए। पुलिस वालों के जाने के बाद रिचर्ड देखता है कि बेन बेहोशी की हालत में रेलवे ट्रैक पे पड़ा हुआ है और उसी ट्रैक पे से एक ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही होती है। रिचर्ड टाइम पे बेन को ट्रैक से हटा के उसे मरने से बचा लेता है और उसे अपनी कार में लेके अपने एक खाली पड़े फार्म हाउस में ले जाता है। बेन को अगली सुबह होश आता है और वो देखता है कि रिचर्ड ने उसका पैर सेफ्टी के लिए एक चेन से बांधा हुआ है। रिचर्ड उसे पीने के लिए पानी देता है और कहता है कि वो बेवजह ही उसके पीछे पड़ गया था क्योंकि उसका बेटा फ्रेडी वो चोर नहीं है जिसे रिचर्ड ने शूट किया था और तू अपने बेटे को ना ढूंढे इसीलिए पुलिस ने तुझे भी कल रात मारने के लिए ट्रेन ट्रैक्स पे छोड़ दिया था। बेन को रिचर्ड की बातों पे यकीन नहीं होता, इसीलिए रिचर्ड उसे खोल के उस कब्रिस्तान में ले जाता है जहां पुलिस ने उस चोर को दफनाया था और वो दोनों उस बॉडी को खोद के बाहर निकालते हैं और बेन देखता है कि ये डेड बॉडी उसके बेटे की नहीं है और साथ ही किसी ने उस डेड बॉडी की उंगलियां भी काटी हुई हैं ताकि कोई उसकी पहचान ना कर सके। और बेन समझ जाता है कि रिचर्ड सही कह रहा है और उसने फ्रेडी को नहीं मारा है और पुलिस किसी वजह से इस सारे मैटर को कवर करना चाह रही है। बेन रिचर्ड के साथ एक कॉफी हाउस में जाता है और वो दोनों ही कंफ्यूज होते हैं कि पुलिस फ्रेडी की पहचान क्यों छुपा रही है और असल में फ्रेडी है कहां। और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए बेन वहां से अपने एक जिम बॉब नाम के फ्रेंड को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाता है जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होता है और उसे उम्मीद होती है कि वो फ्रेडी को ढूंढ सकता है। अगले दिन रे रिचर्ड के ऑफिस आता है और उससे कहता है कि वो फ्रेडी को पोस्टर से इसलिए नहीं पहचान पाया था क्योंकि उसने अपना हेयर कलर चेंज करके कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने शुरू कर दिए थे, इसीलिए शायद तू कंफ्यूज हो गया था। रिचर्ड को अब क्लियरली पता होता है कि रे झूठ बोल रहा है, इसीलिए वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है और उसी टाइम पे बेन का वो जिम बॉब नाम का फ्रेंड रिचर्ड के ऑफिस में आता है और रे वहां से चला जाता है। रिचर्ड वहां से जिम को लेके अपने उसी फार्म हाउस पे लाता है जहां उसने बेन को पुलिस वालों से छुपा के रखा होता है। जिम ने फ्रेडी का केस काफी इन्वेस्टिगेट किया होता है और वो बेन से कहता है कि उसके जेल जाने के बाद 11 साल की उम्र से ही उसका बेटा फ्रेडी क्राइम की लाइफ में इन्वॉल्व होने लगा था और कुछ साल पहले उसने डिक्सी माफिया नाम के एक खतरनाक गैंग को ज्वाइन कर लिया था। पर पुलिस से अरेस्ट होने के बाद उसने एक सरकारी गवाह बन के उस गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया था और उसे डिक्सी माफिया से बचाने के लिए पुलिस से उसे एक नया नाम और पहचान मिली है और इसीलिए पुलिस उस चोर की डेड बॉडी को फ्रेडी बनाकर प्रेजेंट कर रही है ताकि माफिया को फ्रेडी की मौत की न्यूज मिल जाए और सब उसे मरा हुआ समझ के भूल जाएं। जिम बेन को फ्रेडी की रीसेंट फोटोग्राफ दिखाता है और अपने एक पुलिस के कांटेक्ट से उसे पता चलता है कि फ्रेडी ने अपनी पहचान और हुलिया बदल के फ्रैंक नाम रख लिया है और पुलिस ने उसे टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में शिफ्ट कर दिया है। बेन और जिम फ्रेडी को ढूंढने ह्यूस्टन जा रहे होते हैं और रिचर्ड भी उनके साथ इस ट्रिप पे जाने की जिद करने लगता है क्योंकि उसे इस पूरे केस में बेहद इंटरेस्ट आ रहा होता है और वो अपनी वाइफ एन को झूठ बोल देता है कि वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा है। बेन, जिम और रिचर्ड उसके शहर से एक लंबी ड्राइव करके ह्यूस्टन आते हैं और फ्रेडी को ढूंढने लगते हैं और जिम कॉल रिकॉर्ड से फ्रेडी का एड्रेस निकाल लेता है। वो तीनों जब उस एड्रेस पे जाते हैं तब उनकी कार फ्रेडी के घर के बाहर खड़े एक आदमी की कार से टकरा जाती है और वो मस्कुलर आदमी जिम पे अटैक कर देता है और बेन और जिम साथ में मिलकर उस आदमी को पीटते हैं। उस घर में से उन्हें फ्रेडी तो नहीं मिलता पर उन्हें पता चलता है कि वो लंबा चौड़ा आदमी फ्रेडी का रूममेट है और उसकी कार में से उन तीनों को कई सारे VHS टेप्स मिलते हैं। रिचर्ड और जिम घर आके उन टेप्स में से एक को VCR में प्ले करते हैं और वो देखते हैं कि ये एक पोर्नोग्राफिक मूवी है जिसके एंड में फ्रेडी और उसका वो मस्कुलर फ्रेंड एक बेसबॉल बैट से एक लड़की को पीट पीट के मार डालते हैं और वो वीडियो देख के रिचर्ड और जिम शॉक रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे कई सारे टेप्स मिले होते हैं जिसका मतलब फ्रेडी ने इन वीडियो से पैसे कमाने के लिए मल्टीपल लड़कियों को ऑन कैमरा मारा होता है। जब बेन फ्रेडी के ये वीडियोस देखता है तब वो गुस्से में चिल्ला पड़ता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसका बेटा फ्रेडी अब एक राक्षस बन चुका है और वो इमिग्रेंट लड़कियों को अब्यूज करके बेरहमी से मारता है। रिचर्ड कहता है कि उन्हें ये वीडियोस पुलिस को दे देनी चाहिए पर बेन और जिम कहते हैं कि पुलिस को शायद इस बारे में पहले से ही पता होगा पर वो फ्रेडी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेने वाले क्योंकि फ्रेडी पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और उन्हें उससे डिक्सी माफिया और शहर के बाकी गैंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वीडियोस में जिन लड़कियों को वो मारता है वो सभी काम की तलाश में देश में इलीगल तरीके से आई इमिग्रेंट्स हैं जिनके मिसिंग हो जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेन फ्रेडी से नफरत करने लगता है और एक दिन शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए वो रिचर्ड और जिम से कहता है कि वो अपने बेटे को अपने हाथों से मारेगा और इस काम के लिए उसे उन दोनों की मदद चाहिए।
वो तीनों फ्रेडी और उसके घर पे नजर रखने लगते हैं, जहां बेन 20 सालों बाद पहली बार अपने बेटे को देखता है और उससे फॉलो करने पर उन्हें पता चलता है कि फ्रेडी का अपना एक वीडियो लाइब्रेरी स्टोर है और वो सारे दिन अपने स्टोर में ही रहता है, जहां नॉर्मल मूवीज के बीच में छुपा के वो अपनी वो वॉयलेंट मूवीज बेचता है। बेन का उसे वहीं मार देने का मन होता है, पर जिम उसे रोक लेता है और कहता है कि दिन में विटनेसेस के सामने उसे शूट करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो लोग रात होने का वेट करने लगते हैं। रात को फ्रेडी अपना स्टोर बंद करके घर जाता है और वो तीनों उसे फॉलो करने लगते हैं, पर जैसे ही वो लोग अपने हथियार रेडी करते हैं वैसे ही फ्रेडी के घर पे उसके कुछ फ्रेंड्स एक रिकॉर्डिंग कैमरा और एक लड़की के साथ एक वैन में आते हैं और वो तीनों समझ जाते हैं कि फ्रेडी आज फिर से एक लड़की को वीडियो शूट करते हुए मारने वाला है। फ्रेडी अपनी कार में और वो लड़की और उसके फ्रेंड्स उस वैन में बैठ के घर से निकल जाते हैं और जिम उन्हें फॉलो करने लगता है और वो देखते हैं कि वो दोनों गाड़ियां एक मैंशन में जाकर रुकी हैं, जहां कुछ और लड़के भी हैं और शायद वो सब यहीं उस मूवी को शूट करने वाले हैं। बेन, रिचर्ड और जिम अपनी कार को थोड़ा दूर पार्क करके हथियार रेडी करते हैं और उस बड़े से मैंशन में घुस जाते हैं, जहाँ वो सबसे पहले बाहर सामान अनलोड कर रहे 2 लड़कों को मार डालते हैं। अंदर घुसने के बाद वो एक के बाद एक फ्रेडी के सभी साथियों को निशाना बनाने लगते हैं और उस मैंशन में एक शूट आउट शुरू हो जाता है। बेन को उस लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को फॉलो करता हुआ उस रूम तक पहुंच जाता है जहां वो मूवी शूट हो रही है और बाहर जिम फ्रेडी के उस मस्कुलर रूममेट को भी शूट करके मार डालता है। सालों बाद अपने बेटे फ्रेडी को देख के बेन उसे शूट नहीं कर पाता, पर वो बेन को शूट कर देता है और जिम और रिचर्ड पर भी फायरिंग करता है और जब वो रिचर्ड को मारने वाला होता है तब बेन फाइनली उसे एक गोली मारता है और उसे बताता है कि वो उसका फादर है, जिसके बाद वो उसे सर में शूट करके खत्म कर देता है। फ्रेडी को मार के बेन रोने लगता है और रिचर्ड देखता है कि अपने बुलेट वूंड की वजह से वो कुछ देर में मर जाता है, जिसके बाद जिम उस लड़की को उस मैंशन से बाहर निकालता है और रिचर्ड उस मैंशन में आग लगा देता है। और लास्ट सीन में हम उस लड़की को रिचर्ड और जिम के साथ देखते हैं, जो बेन को याद करके काफी अपसेट होते हैं और इस सब के बाद रिचर्ड जिम और उस लड़की से अलविदा कह के अपने शहर लौट जाता है और एन और अपने बेटे के पास वापस आ जाता है और किसी से भी इस सारे इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं कहता। ऐसी ही एक और क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।